पे assumptions बनाना शुरू कर दिया। उसने ये भी कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे जो बीच में जो पार्ट होता है वो थोड़ा थिक पार्ट होगा, सॉलिड होगा, और रिमेनिंग पार्ट इज अ वैकेंट पार्ट, इसलिए यहाँ पे उसका स्कैटर हो रहा है। छोटे एंगल पर ज्यादा और बड़े एंगल पे कम, करीब 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे स्कैटर हो जाए, बहुत कम। मेजॉरिटी इट विल बी स्कैटर बिटवीन 0 to 14 डिग्री, 1/4 इतने छोटे एंगल में ही सब स्कैटर हो जाए। उससे ये पता चलता है कि जो एटम होगा उसका सेंटर ऑफ पार्ट थोड़ा सा सॉलिड होगा और रिमेनिंग इज अ होलो रीजन, इसलिए छोटे छोटे एंगल पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर। अब क्वेश्चन ये था कि ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर छोटे एंगल पे होते हैं, वो उसका कोई उसको प्रॉब्लम नहीं था, पर उसको ये प्रॉब्लम था कि उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, क्योंकि हमें एटम्स की अरेंजमेंट मालूम नहीं है। पर उसने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि अंदर बीच में यदि पॉजिटिव पार्टिकल होगा तभी ये उसको रिपल्सन लगा होगा, तभी अल्फा पार्टिकल स्कैटर होकर बाहर निकल रहे हैं। उसने जो गोल्ड लिया था, गोल्ड, उसका एटॉमिक मास आपको मालूम है कितना होता है? बिल 79 AU ऐसा कुछ होता है। हाँ सर। ओके, तो 79 AU होता है। तो ये उसका एटॉमिक नंबर था। ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है 17 एटॉमिक मास, और वो नंबर कितने थे जेमी? गोल्ड का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है प्री कृष्णा सर पटेल? सर गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 और एटॉमिक मास 196 होता है। 196 और ये 79। हमने लिखा कि ये अल्फा पार्टिकल से बहुत हैवियर है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज 2He, उसका जो मास होता है उससे 4 टाइम्स यानी 50 टाइम्स ग्रेटर है, 50 टाइम्स हैवियर। यानी एक बार भी उसका कोलिजन हो जाए तो रिबाउंड हो सकता है, जब सेंटर से सेंटर कोलाइड होगा तब। उसके आजू बाजू होलो पार्ट होगा, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर होकर छोटे छोटे एंगल पे रिबाउंड हो जाता है। दूसरा उसको ये था कि दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 upon R square, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 is Ze और ये 2E अल्फा पार्टिकल अपॉन R square। ये मैंने Ze इसलिए रखा है, अभी उस टाइम पे उसने गोल्ड यूज किया था, गोल्ड फॉइल, और उसकी थिकनेस बहुत कम रखी थी। आपको मालूम है व्हाई इट विल बी थिकनेस इज वेरी लेस, बहुत छोटी, 10⁻⁻7 मीटर। आप ऐसा समझ सकते हो कि आप जो डिश में खाते हो उसकी थिकनेस भी बहुत बड़ी होती है, ये तो 10⁻⁷ मीटर। यानी एक ही गोल्ड फॉइल से किसी के साथ कोलिजन होगा तो एक ही बार होगा, 2-3 बार नहीं होगा, इतना पतला लेयर। यदि हम ठीक रखते हैं तो बहुत सारा कोलिजन हो जाता है, 2-3 बार स्कैटर हो जाता है, ऐसा हो सकता है। पर गोल्ड फॉइल इतना थिकनेस वाला, छोटा थिकनेस वाला इसलिए रखा कि उसका एक ही बार स्कैटरिंग होके वो अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाए, ज्यादा उसका कोलिजन ना हो, इसलिए उसने सबसे छोटी थिकनेस वाला गोल्ड फॉइल रखा। सर और सिंथेसाइजेशन स्क्रीन से उसे ये पता चल रहा था कौन सा अल्फा पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, वो उसको काउंट करके उसका ग्राफ बना रहा था और उसका एनालिसिस कर रहा था। तो अब उसके एनालिसिस के बारे में अभी स्टडी करना है। तो सर पहले क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। चलो प्रणव, ये सब थियरी तुम्हें रीड करना पड़ेगा आज। प्रणव है ना मीटिंग में?
इसलिए आप दूसरे भी ले सकते हैं, पर गोल्ड फॉइल उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और उसका एनालिसिस उसने दूसरी चीज, आपको मालूम है गोल्ड फॉइल, गोल्ड सबसे पतला बन सकता है, स्टील इतना पतला नहीं बने, उसकी थिकनेस उससे ज्यादा होगी 10⁻⁵, 10⁻⁴, उससे छोटा बनेगा तो टूट जाए, ये 10⁻⁷ तक जा सकता। और अभी जो आपने देखा होगा ये लोग एल्यूमिनियम यूज कर सकते थे, पर उस टाइम पे उसने गोल्ड यूज किया, जिसकी थिकनेस लेयर की कम हो ना वो ही यूज करना। तो गोल्ड की सबसे ज्यादा कम होती है, उससे ज्यादा कम किसी की नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि उसके सिवाय हम सिल्वर ले सकते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर के इसलिए बन रहे हैं, इतनी पतली अरेंजमेंट हो सकती है, उसकी डिजाइनिंग होती है, वो डिजाइनिंग बना सकते हैं जिसका लेयर पतला हो सकता है। आपको मालूम होगा ये सब न्यू ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसकी डिजाइन छोटी छोटी सी होती है, तो लेयर कितना पतला होगा। यदि आपका स्टील का ऑर्नामेंट बना हो तो इतना बड़ा बड़ा बनता है, उसका हेवियर लगता है, उसका ऑर्नामेंट नहीं बनाते, वैसे ही है। हाँ अभी प्रणव, हाँ तो बोल सकते हैं। સર Question हाँ 4. हाँ સર આ 90 ડિગ્રી અહીં બન્યું છે ત્યાં પ્રોટોન છે મતલબ ના એ જો આપણે કહેવાનું છે જો બધું આવશે તું ટેન્શન ના લઈશ, હજુ આપણે એઝમ્પશન પર છે, અત્યારથી બધું ફાઇનલ નહીં કરીએ, પછી હું તને આખું બધું સમજાવીશ। હમણાં આપણે 90 પર કોઈ થાય કોઈ, એટલે સપોઝ તો કોઈ વખત કોલાઇડ આમ મેં મૂક્યું હોય અને તું અહીંયા સાઈડ પર કોલાઇડ થાય તો તારું આવું થવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા હોય, મોસ્ટલી યુ આર મૂવિંગ ઓન ઇનસાઇડ રિજન, પણ કોઈક વખત એવું થાય કે સાઈડ પર કોલાઇડ થઈને આમ જતું રહેવાય, એવું 8000 આલ્ફા પાર્ટિકલમાંથી ઓન્લી 1 આલ્ફા પાર્ટિકલ એવું થાય છે, એટલે 8000 to alpha particle emit करे, हमारी 1 alpha particle will be transmitted at 90, એટલે ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા છે, એટલે કોઈ વખત કોર્નર પર વાગી જાય અને સ્લાઇડિંગ થતું હોય એવું એનું એઝમ્પશન છે। Question 4. Describe Geiger's mass scattering experiment. As shown in the above figure, they directed a beam of 5.5 meter MeV alpha particle emitted from a bismuth radioactive source at a thin metal foil made of gold. Alpha particles emitted by bismuth radioactive source were collimated into a narrow beam by their passage through layered bricks. As shown in the figure below, दूसरी the फिगर है, मैं वो भी बना लेता हूँ 2 मिनट, तो वो भी आपको पता चल जाए 2 मिनट। तो ये लेयर ब्रिक है और अल्फा पार्टिकल ऐसे गोल्ड फॉइल पे एमिट होगा। यहाँ पे हमने सिंटिलेशन स्क्रीन रखा है, आफ्टर different यानी after scattering it will be moving different है, only one alpha particle different, at least 10,000 માંથી one alpha particle back આવે rebound થાય, that will be the center of nucleus। એના પરથી એવું જજમેન્ટ બેસે કે ન્યુક્લિયસ નું જે સેન્ટર હશે એ બહુ સ્ટ્રોંગ હશે અને એને કારણે આલ્ફા પાર્ટિકલ કોલાઇડ થાય, it will be move backward direction। તો આગે પ્रणव। As shown in the figure below, the beam was allowed to fall on a thin foil of gold of thickness 2.1 into 10⁻⁷ meter. The scattered alpha particles on striking the screen produced brief light flashes, scintillations. These flashes may be viewed. सिंटिलेशन स्क्रीन यानी जिन जेडएनएस का स्क्रीन होता है उसपे हम अल्फा पार्टिकल जो एमिट होते हैं वो पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज अल्फा पार्टिकल आप देख नहीं पाओगे। आपको यदि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है आपको देखना है तो आपको है ना जो फोटो फ्रेम होती है ना वो आपको मालूम है कि हम पहले फोटो धुलाते थे उसकी फ्रेम बनती थी, ब्लैक होता, उसका फोटो निकालने के लिए जो एक ब्लैक आता था कोटिंग करके धोने के लिए, और यस કાર્બન તો ના એટલે છે ને ફોટા ધોડાઈએ ને તો એ લોકો પાસે પેલી બ્લેક પ્રિન્ટ બને,
તમારા ફોટાની પહેલા હવે તો આપણે हाँ રીલ सर પડાવતા रील તો જે ફોટો પડે ને એના માટેની જેની પાસે પ્રિન્ટ હોય ને બ્લેક કલરની હોય કોટિંગ તો એ જે પ્રિન્ટ હોય ને એ તમે અહીંયા લઈ લો ને આલ્ફા પાર્ટિકલ હોય ને તો અહીંયા તમને ડસ્ટિંગ બધું દેખાવાનું તમને તરત ખબર પડી જાય કે અહીંયા આલ્ફા પાર્ટિકલ રિજિયનમાં છે because we defining alpha beta and gamma it is radioactive and આટલી એનર્જી તમે કહો છો ને આની વેલોસિટી તમે કાઉન્ટ કર્યો ને તો we count ev equal to 1 half mv square તો તમને આની એનર્જી આની વેલોસિટી કરીબ 10⁶ મળશે અને આટલી બધી વેલોસિટી થી કોલાઇડ થાય ને તો maybe it will be come out on the another side second time and it will be collide with the solid region it will be backward direction એ સોલિડ પાર્ટ ને કોલાઇડ થશે તો બેક આવશે પણ જો આજુબાજુ હોલો રિજિયન માં પોલારિટી નીકળશે તો ઇટ વિલ બી સ્કેટર ओके आगे हाँ क्वेश्चन है किसी को चलो आगे प्रणव प्रणव हाँ सर एक मिनट These flashes may be viewed through a microscope, and the distribution of the number of scattered particles may be studied as a function of angle of scattering. The apparatus is placed in chamber having vacuum inside. ओके यानी पूरा इवैक्यूएटेड चैम्बर करना है डायरेक्टली कोलिजन विद द गोल्ड फॉयल आगे Question 5. Discuss the experimental result of Geiger-Marsden alpha particle scattering. A typical graph of the total number of alpha particles scattered at different angle in a given interval of time is shown in the below figure. The dots in this figure represent दो मिनट ये गोल्ड फॉयल की थिकनेस याद रखना बहुत पतली होती है 2.1 10⁻⁻⁷ और जो बिस्मथ है उसकी एनर्जी याद रखना 5.5 MeV 83 Bi 214 तो यहाँ पे तो अभी आपको ये दिख रहा है तो छोटे एंगल पे 1 डिग्री 2 डिग्री पे बहुत सारे पार्टिकल 10⁷ mm और बड़े 180 डिग्री के पास बहुत कम पार्टिकल करीब 100 से कम यानी इतने 1000 में 10⁷ में अल्फा स्कैटरिंग होता है बहुत कम बड़े एंगल पे आता है यानी उसका छोटा रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रीजन बहुत कम होगा बाकी का होलो रीजन होगा वो उसका जजमेंट था आगे the dots in this figure represent the data points, and the solid curve is the theoretical prediction based on the assumption that the atom has positively charged nucleus. ये ऐसे डॉट भी दिख रहा है और सॉलिड कर्व भी ड्रॉ किया आगे वो जो डॉट है वो प्रैक्टिकल है और ये थियोरेटिकल वैल्यू है आगे Many of the alpha particles pass through the foil. It means that they do not suffer any collision.
only about 0.14% of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree and about 1 in 8,000 deflect by more than 90 degree. यस, तो 8000 में से केवल 1 is deflected 1 degree and about 1 in 8000 deflected more than 80 more than 90 degree. यानी 8000 में से only 1 will be scattered at 90 degree. आगे Question number 6. Explain Rutherford's argument for scattered alpha particles. Rutherford argued that since large number of alpha particles are scattered at a very small angles, atoms must be largely hollow. If a large part of the mass of atom is tightly concentrated at its center and it has a positive charge, then Coulomb's repulsive force may act between this positive charge and positive charges of alpha particles. If so, then the income वाचो सर आगर हाँ हाँ If so, then the incoming alpha particles could get very close to the positive charge without penetrating it and it will deflect it. This argument supported the hypothesis of the nuclear atom. This is why Rutherford is credited with the discovery of the nucleus. He argued that the electron is a short distance from the nucleus. As the planets orbit the sun, the electrons will also orbit around the nucleus in the fixed orbit. Rutherford's experiment suggested the size of the आपको मालूम है कि सन के अराउंड छोटे छोटे स्टार है या अर्थ है या तो मून है ऑल आर मूविंग देयर सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा कब हो सकता है कि जब पूरा सेंटर में सन क्यों है तो सबसे बड़ा मास सेंटर के पास होता है वैसे ही यहाँ पे कोई सेंटर पे बड़ा मास होगा और उसके आजू बाजू हॉलो रीजन होगा उसका ऐसा एक्सपेक्टेशन था बिकॉज ऑफ स्मॉल यहाँ पे आप सन के पास से बाहर निकल जाओ तो स्कैटर हो सकता है वैसा ही उसका मीनिंग था कि सर्कुलर हो रहा है तो सर्कुलर किसके अराउंड होगा तो आपको ये पता है कि सन के अराउंड ये सब मून है अर्थ है रोटेट हो रहे स्टार है वैसे ही यहाँ पे कुछ रोटेट होता होगा और यहाँ पे होलो रीजन भी बहुत सारा होगा तभी ये स्टेबल वन हो सकता है उसका ऐसा जजमेंट था अभी हम आगे आर्गुमेंट देखेंगे आगे Rutherford's experiment suggested the size of the nucleus to be about 10 raised to minus 15 meter to 10 raised to minus 14 meter. From kinetic theory, the size न्यूक्लियस की साइज उसने एस्टिमेट दे दी थी 10 to minus 15 मीटर अब मैं आपको साइज कैसे उसने दी थी वो आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छी तरह थोड़ा समझना जैसे अभी ये गोल्ड फॉइल है उसको मालूम है कि हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इज डूइंग तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रिपल्सन होता है तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक ये पहुंच रहा है ना उससे आगे नहीं जा सकते इसलिए उसने एक्सपेक्टेड बोला था इट विल बी 10 raised to minus 14 मीटर टू 10 raised to minus 15 मीटर क्योंकि वहां तक वो क्यों नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ रिपल्सन जब उसका कोलिजन हो रहा है ना सेंटर से सेंटर यानी हेड ऑन कोलिजन उसका है इसका हेड कोलाइड हो रहा है तो इतने पास तक जाता है बाद में वो वापस हो जाता है रिबाउंड होता है रिबाउंड होने का रीजन ये भी उसका कंसीडरेशन था जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल जैसे जो होगा जैसा है वैसे ही सामने वाला होना चाहिए तो अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तब उसको पता चलना चाहिए कि ये पॉजिटिव हो सकता है नहीं अर्थ की बात नहीं कर रहे अर्थ में तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये सर्कुलर मोशन होता है तो जब जहां जहां सर्कुलर मोशन होता है वहां पे ऑर्बिट जैसा हो जाता है और ऑर्बिट उस टाइम पे ऑर्बिट के बारे में हमें ये मालूम था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी असर से ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है पर उस टाइम पे ये नहीं मालूम था कि बीच में गैप होती है वैसे ही यहाँ पे एक्सपेक्टेड गैप होगी कि नहीं वो उसको मालूम नहीं था पर बीच में कुछ सॉलिड रीजन है वो उसको पता चल रहा है आगे from kinetic theory, the size of an atom was known to be 10 raised to minus 10 meter, about 10,000 to 1 lakh times larger than the size of the nucleus. यानी एटम की साइज वो करीब 10,000 देन दैट ऑफ न्यूक्लियस साइज और करीब 1 लाख
कभी कभी 1 लाख से ज्यादा होती है than that of size of nucleus. आगे Question 7. Explain Rutherford's explanation for scattered alpha particles. Rutherford suggested that since large number of alpha particles are scattered at very small angle, atoms must be largely hollow. Since the gold foil is very thin, it can be assumed that alpha particles will suffer not more than one scattering during their passage through it. Alpha यस, particles. उसका पहला assumption था 2 मिनट क्या अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो सकता है तो एक ही बार हो सकता है क्योंकि वो गोल्ड फॉइल है ना उसकी थिकनेस बहुत छोटी है होगा कोलिजन तो एक ही बार होगा वो बाहर निकल जाए वैसा उसका फर्स्ट एजम्पशन था अंकित कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले डायरेक्ट बात कर सकता है ये पता चल गया मेरा जो मैंने तुम्हें बोला वो कि कुछ डाउट है सर खाओ पड़ी गई। ओके ओके अभी आगे Alpha particles are nuclei of helium atoms and carry 2 plus 2 charge and have the mass of the helium atom. For gold, Z is equals to 79. The nucleus of gold is about 50 times heavier than an alpha particle. It is assumed अब that उससे ये stationary पता चल throughout. रहा है कि हम जो पार्टिकल डाल रहे हैं वो छोटा है ये हैवियर 50 टाइम्स है उसके साथ कोलिजन होगा तो आपको मालूम है कि कभी चींटी हाथी के साथ टकराएगी तो चींटी वापस आ जाएगी वैसे ही उसका हो रहा है इसलिए वो वापस आना चाहिए पर ऐसा हो रहा है कि एक तो ही आ रहा है दूसरे बाजू में से निकल जा रहा है उसका मीनिंग ये होता है कि ये पार्ट पूरा हॉलो है इनसाइड इट विल बी स्ट्रॉन्ग उसका assumption ये बन रहा है आगे Under this assumption, the trajectory of an alpha particle can be computed using Newton's second law of motion and the Coulomb's law for the force of repulsion between the alpha particles and the positively charged nucleus. The magnitude of Coulomb's repulsive force F is equals to 1 by 4 pi eta epsilon naught into ZE into 2E upon R square, where R is the distance between the alpha particles and the nucleus, and epsilon naught is the permittivity of vacuum. The force is directed along the line joining the alpha particle and the nucleus and varies continuously with the displacement of alpha particle. आगे સર Question સર 8. हाँ हाँ સર हाँ बोल રિપર્ઝન થઈ શકે છે ને? हाँ રિપલ્સન થઈ શકે છે પણ એની નજીક જાય ને વેલોસિટી બહુ હોય ને એટલે બહુ નજીક જતો રહે અને પછી રિપેલ થાય because of velocity is very high તો કોઈને વેલોસિટી બહુ હાઈ વેલોસિટી થી મોકલે તો કદાચ ટચ કરવા બી જતા રહે છેક ટચ થઈ જાય because of repulsion ને બેલેન્સ કરી લે અને એટલી વેલોસિટી ટચ થાય because we are moving with the 5.5 MeV that velocity is करीब 10⁶ meter per second is a very large velocity तो उसके साथ कोलिजन होने से पहले उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है यानी वो टच होगा और अप्रोक्सीमेटली उससे ये पता चल रहा था कि न्यूक्लियस की करीब साइज 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर है और एटॉम की साइज 10⁻10,000 से ज्यादा न्यूक्लियस की साइज से और करीब 1 लाख जैसी होती है क्यों तो बिकॉज ऑफ एटॉम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस ये उसका सजेशन था न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज ये उसको पता चलेगा अभी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सबसे उसका बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि आपको ये मालूम है आपको भी मालूम है ऑर्बिट है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं 288 ऐसा कुछ आपको सीखा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बीच में कैसे अमाउंट में होते हैं ये सब उसको मालूम नहीं था और ऑर्बिट जैसा उसको कुछ पता नहीं था इसलिए सब प्रॉब्लम हो रहा था पर उसको ये पता चल रहा था कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज आगे Alpha particle trajectory. Show the question 8. Show the trajectory of alpha particle. हाँ अभी ये न्यूक्लियस है दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन तो भी ये आप सोच रहे हो ऐसा या
नजीक आया फिर वापस चला गया जेडी इज ए 2He4 अल्फा पार्टिकल। ऐसा होने का रीजन ये था ड्यू टू द रिपल्सन, बहुत पास में आ गया था फिर वापस चला गया। आपको तो ये भी पता नहीं चलेगा ये कोलिजन न्यूक्लियस के साथ नहीं होगा, उससे पहले चले जाएगा कभी कभी बिकॉज ऑफ रिपल्सन। और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। उससे ये पता चल रहा था कि बाजू का जो रीजन होता है वो सब होलो रीजन है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके बाहर निकलता है, छोटे एंगल पे बाहर निकल जाता है। उसका मीनिंग ये हो रहा था कि जो बाजू का रीजन है वो हेलो रीजन है, होलो रीजन, और बीच का वो सॉलिड रीजन। और उसकी जो रेडियस बनती है यहाँ से वो करीब 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर बन रही थी। इससे उसने बोला ये न्यूक्लियस होगा। और बाकी का जो रीजन बनता है उससे उसने जजमेंट लिया था वो एटॉम की साइज उससे करीब 10,000 ज्यादा होगी। जैसे कभी कभी ज्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ तक अल्फा पार्टिकल आराम भी चला गया, वो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस हो। जब आप स्कैटरिंग एट 180 डिग्री पे हो रहा है तब आपका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो भी आपको समझना है। अब देखो ये सेंटर हेड टू हेड कोलिजन, यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0, उस टाइम पे 180 डिग्री पे कोलिजन होके वापस आना है। यदि इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीज होता है तो स्कैटर एंगल डिक्रीज होता है। तो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन। तो जब b 0 होगा इम्पैक्ट पैरामीटर तब उसका स्कैटर एंगल 180 डिग्री होता है। जैसे जैसे b इंक्रीज होता है स्कैटर एंगल डिक्रीज होता है। उसका मीनिंग ये होता है कि आजू बाजू जो रीजन है वो हॉलो रीजन है और उसमें करीब इलेक्ट्रॉन होंगे, पर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे वो उसको मालूम नहीं था। पर उसको पता चल जाता है न्यूक्लियस का सेंटर पॉजिटिव होता है, आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन होते होंगे और ये इलेक्ट्रॉन होलो रीजन जैसा बिहेव करते हैं। यानी होलो रीजन में इलेक्ट्रॉन कैसे है वो उसको पता नहीं था। अभी आगे Impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus, and the trajectory of the alpha particle depend on the impact parameter of collision B with the nucleus. A given beam of alpha particle has a distribution of impact parameter B, so that the beam is scattered in various directions with different probabilities. In a beam, all particles have nearly same kinetic energy. The smaller the impact parameter B of the alpha particle, the closer it is to the nucleus, and its scattering is larger, means the angle of scattering is larger. In case of head-on collision, the impact parameter is minimum, that is B is equal to 0, and the alpha particles rebounds back, that is theta is equal to pi. As the impact parameter of the alpha particle, as the impact parameter of the alpha particle becomes larger, जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है तब स्कैटरिंग एंगल 180 होता है। जैसे कोलिजन उसको बोला जाता है हेड टू हेड कोलिजन। आपने देखा होगा બે ગાય यानी काउ એકબીજાની સાથે કોલાઇડ થાય તો બંને સામસામે ટકરાય, ઇટ વિલ બી કોલિઝન, આફ્ટર ઇટ વિલ બી મૂવ 180 ડિગ્રી। તમે આજુબાજુમાંથી નીકળી વાંધો નહીં, પણ 180 ડિગ્રી કોઈ નહીં રહેવાનું, પાછળ નહીં રહેવાનું, આ બાજુ પાછળ નહીં રહેવાનું, એટલે તમને 100% વાગે તો એની આજુબાજુ તમે હો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, પણ ઇટ વિલ બી શિફ્ટિંગ વન સાઇડ, એની વન સાઇડ, because of 180 degree it is head to head collision. Now again, as the impact parameter of the alpha particle becomes larger, the scattering angle decreases, and the alpha particle for a larger impact parameter keeps the motion on its original trajectory without scattering, that is scattering angle theta is equal to 0 degree. Hence, only a small fraction of the number of incident particles rebound back indicates that the number of alpha particles undergoing head-on collision is small. This means that the mass of the atom is concentrated in a small volume. Therefore, Rutherford scattering is a powerful way
to determine an upper limit to the size of the nucleus. From this उसने क्या बोला experiment, था मैं आपको समझाता हूँ। पूरा एटम होता है उसका 99.9% mass will be concentrated at the center और remaining part 0.01 it will be outside, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर कम होते हैं। यानी उसका ऐसा बिलीव था कि न्यूक्लियस पे पूरा एटम का मास न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए न्यूक्लियस सॉलिड है आजू बाजू में, यानी होलो रीजन है, इसलिए स्कैटरिंग ऐसा हो रहा है। आगे from this experiment, Rutherford suggested the dimension of nucleus is 10 raised to minus 15 meter to 10 raised to minus 14 meter. ओके आगे Question 9. Explain the formulas of energy of electron in atom revolving around the nucleus in different orbits. According to the Rutherford, बस 2 मिनट, अब हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। ये आपको क्लियर हुआ? ये पूछने वाले नहीं है, आपको केवल 2-3 एमसीक्यू याद रखना है। कितनी एनर्जी थी और इम्पैक्ट पैरामीटर भी 0 होता है तो स्कैटर एंगल 180 डिग्री होता है और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं करीब 10,000 के आसपास, तो करीब 1 का इट विल बी 180 डिग्री पे वापस आना होता है, अदरवाइज ऑल आर मूविंग विद अ स्मॉलर स्कैटरिंग एंगल। उससे ये पता चल रहा है कि एटॉम का जो सेंटर है वो सॉलिड होता है, एटॉम के आजू बाजू का पार्ट होता है वो होलो रीजन में होता है। अब जो मिडल में है वो न्यूक्लियस है और दूसरा जो आउटपुट साइड है वो इलेक्ट्रॉन है। वो सब इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी है वो आपको देखनी है, उसकी एनर्जी कैसी है वो आपको देखनी है। तो ये सब हम आज शुरू करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो अभी शुरू करें टोटल एनर्जी का इक्वेशन, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एनर्जी। तो अभी मैं मीटिंग क्लोज करके वापस रिजॉइन हो रहा हूँ बिकॉज अभी 30 सेकंड बाकी है, तो वापस ज्वाइन कर लेते हैं।